Hello students, welcome to the Interesting Chemistry. Interesting Chemistry में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत संगठन और प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाएंगे, मूलानुपाती सूत्र से आप आणविक सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये बातें बताने जा रहा हूं। तो पहला प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन जब कोई आपको यौगिक दिया जाता है तो आपको ये जिज्ञासा बढ़ती है कि यौगिक का क्या नाम होगा, क्या सूत्र है, फिर इसमें के कौन कौन से तत्व बने होते हैं, किन किन तत्वों से ये मिलकर बना होता है, और फिर अंत में उस यौगिक में उन तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूं समझाने के लिए, जिसमें इस गणना बहुत ही आसान होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे कहा जाए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसकी प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें पता है कि इसमें 3 है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। 3 तत्वों से मिलकर के बना है। तीनों तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए पहले इसका आणविक भार ज्ञात कर लेंगे। कैल्शियम बराबर 40 होता है, कार्बन बराबर 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का बराबर 40, 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 परमाणु है, 3 गुणा 16। फिर इनको सभी को टोटल कर देंगे, 40 प्लस 12 प्लस 48 बराबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। आराम से कर लिया आपने। और अब यदि मैं ये कहूं कि कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा, कैल्शियम की प्रतिशतता बराबर 100 में 40 है, 1 में 40/100 गुणा प्रतिशतता निकालने के लिए 100 में निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कार्बन की निकालते हैं। कार्बन की प्रतिशतता 12/100 गुणा 100, और फिर ऑक्सीजन की प्रतिशतता 48/100 गुणा 100। क्योंकि ये भार भी 100 है तो ये भी 100 है, इसलिए यही मैंने कहा था कि इसमें यदि प्रतिशत है, इसमें गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ा सरल सा उदाहरण है। यदि आपके पास गुणा भाग आता है तो मैं आपको बताऊंगा दूसरा उदाहरण लेकर के। तो 40%, 12% और ये कितना आ जाएगा, 48% आ जाता है। ये प्रतिशत संगठन। अब यदि मैं आपको इसी यौगिक के लिए बताते हैं कि एक यौगिक में कैल्शियम 40%, कार्बन 12% और ऑक्सीजन 48% है, तो उसका अणु सूत्र ज्ञात करो या आणविक सूत्र ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए मैंने ये टेबल बनाने की कोशिश की है। आपको ये टेबल अच्छी लगे तो उसको काम में ले लेना, नहीं लगे तो तरीका सीख लो। तरीका क्या है कि एक यौगिक जिसमें कैल्शियम है, कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है और ऑक्सीजन कितना है, 16% है। ये आपको दिया हुआ है और आपको उसका सूत्र निकालना है। तो तत्वों के नाम क्या हो गए, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन तत्व के। यहां पर क्या है कि प्रतिशत आपको अलग यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रतिशतता 40% और फिर तत्वों की प्रतिशतता यहां पर 12% कर दिया मैंने। चलो, और उसके बाद यहां पर कितना कर दिया, 16%। ये दूसरा जो खाना बनाया मैंने, इसमें परमाणुीय द्रव्यमान को लिख दिया।
तो इनका परमाणु, इसका मतलब कितना है 40, इस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी यहां कितना लिखेंगे 48 लिखेंगे, 48%। तो ये आपको सारणी बता दिया। अब आपको क्या है कि मोल संख्या अनुपात निकालना है। मोल संख्या अनुपात में क्या करेंगे कि हम प्रतिशतता को परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देंगे। यानी कि ये मान लो कॉलम दूसरा है तो दूसरे कॉलम को पहले कॉलम का भाग दे देंगे। तो ये यहां मैं प्रतिशतता लिख देता हूं, प्रतिशतता, और उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान। प्रतिशतता को परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो उसको क्या होगा, यहां 40 है तो 40 को 40 का भाग देंगे, 12 को 12 का भाग देंगे, और 48 को कितने का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे। 48 को 16 का, तो यहां फिर 1 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, और फिर ये 3। इसका मतलब उस तत्वों में एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने 3 है, तो सरल अनुपात भी यही आ गया। इसलिए उसका सूत्र क्या हो गया, CaCO3। इस प्रकार से मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का सरल सा उदाहरण लेकर के आपको बता दिया कि आप कैसे करेंगे। लेकिन इसके लिए अब मैं आपको एक दूसरा सूत्र लेता हूं, और वो दूसरा सूत्र मैंने लिया, क्या ले लिया, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट लिया। और क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। क्या सूत्र लिया, FeSO4 7H2O। ये हरा कासीस होता है, इसको आप हरा कासीस भी लिख सकते हैं, हरा कासीस ये इसका नाम होता है। फेरस सल्फेट, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट होता है। अब इसमें मैं आपको प्रतिशत संगठन ज्ञात करके बताता हूं। तो प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका भार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आणविक भार ले लेंगे। तो यहां पर फेरस Fe जो होता है वो Fe बराबर होता है, Fe का परिमाण 56, सल्फर कितना होता है, सल्फर 32, और ऑक्सीजन बाकी पता है आपको। तो यहां जब इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 56 प्लस 32। इस Fe की जगह 56, सल्फर की जगह 32, ऑक्सीजन की जगह क्या लिखोगे, 4 गुणा 16, 4 गुणा 16। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये 7H2O है, ये क्रिस्टलीय जल होता है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, क्रिस्टलीय जल बोलते हैं इसको। तो ऐसा मत कर देना कि ये 7 ऑक्सीजन मिलाकर के इसके साथ या 11 ऑक्सीजन कर दो, नहीं, इसका भार अलग लिखना है। तो ये एक अणु 7 अणु है, किसके हैं, पानी के हैं, और पानी के एक अणु का भार कितना होता है, 18 होता है। तो ये आपको टोटल करना है। तो आप ये 56 लेंगे, 32 लेंगे, 64 लेंगे, 64, और फिर 18 7 126, 126 हो गया। ये टोटल आपका 278 हो जाएगा, 278 ग्राम इसका मान लो आपने भार निकाल लिया। अब आपको एक एक की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो फिर आपको बताया मैंने अभी कि Fe की प्रतिशतता, Fe की प्रतिशतता बराबर, Fe कितना है, 56 है, कितने में है, 278 में 56, तो 56 बटा 278, 100 में कितना, तो यहां 100 में निकाल लें। उसके बाद में आपको सल्फर की निकालेंगे, ये सल्फर की निकाली, सॉरी यहां S की निकालो, S की प्रतिशतता कितनी है, 32, 32 बटे 278, गुणा कितना करना है आपको, 100, और उसके बाद में आपको ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालेंगे आप, 64
बटे 278 गुना आप क्या कर देंगे 100 और फिर उसके बाद में H2O की प्रतिशतता निकालेंगे, क्रिस्टलीय जल की इकट्ठी प्रतिशतता निकालेंगे। ये आ जाएगी 126 बटे 278 और गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे। अब इनको गुणा भाग करो कि इनका मान कितना होता है। आप लोग इसका गुणा भाग करके मान निकालना। मैं इनके बता देता हूं आपको कि ये जो मान आया है यहां 20.14 आया है और इसका जो मान है 11.51% आता है और इसका जो मान है वो 23.02% आएगा और पानी का जो मान आता है 45 ये प्रतिशतता 45.32% आ जाती है। अब आपको क्या करना है ये पहला सवाल हो गया। फेरस सल्फेट, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो ये आपको इतना करना है। ये एक सवाल हो गया। अब यदि आपको ये कहा जाए कि एक यौगिक में Fe की प्रतिशतता इतनी, सल्फर की प्रतिशतता इतनी, ऑक्सीजन की प्रतिशतता इतनी और H2O की क्रिस्टलीय जल की प्रतिशतता इतनी है तो उसका अणु सूत्र ज्ञात करो। तो उसका क्या आणविक सूत्र ज्ञात करो। तो फिर आप ये टेबल के अनुसार करेंगे। यहां पर सबसे पहले इनके संकेत लिख लें, तत्वों के नाम लिख लो। Fe और Fe लिखा, यहां पर S लिखा, यहां पर O लिखा और यहां पर H2O लिखा। प्रतिशतता लिख दो। ये परमाणु तत्वों की प्रतिशतता कितनी है 20.14 और ये कितना है 11.51 प्रतिशत और 23.02% और उसके बाद में 23 यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन के सामने 23.02% और उसके बाद में 45 H2O की है 45.32%। ये आपने प्रतिशतता इनकी लिख दी। उसके बाद में यहां आपको Fe के बराबर आपको कितना है 56, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 16, H2O कितना होता है 18। अब मैंने आपको पहले बताया था कैल्शियम कार्बोनेट में कि ये प्रतिशतता को द्रव्यमानों का भाग देना है, प्रतिशतता को द्रव्यमानों का भाग देना है। तो भाग देंगे तो यहां पर क्या करेंगे प्रतिशतता तो ये है ये 20.14 अपॉन 56, दूसरे की 11.51 अपॉन 32 और ये 23.02 अपॉन 16 और ये 45.32 अपॉन 18। ये आपकी क्या मोल संख्या का अनुपात आ जाएगा और मोल संख्या का अनुपात आएगा आपका 0.366। ये जब गुणा भाग करोगे आप तो 0.36, ये भी 0.36 और ये जो आएगा ये 1.44 और ये आएगा 2.52। इस प्रकार से आप ये गणना कर लेंगे। तो जब आप गणना कर लिया, अब आपको मैं बताता हूं कि ये गुणा भाग जब आप गणना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब मैंने कहा सरल अनुपात, यहां ये जो सरल अनुपात निकाल, कैल्शियम कार्बोनेट में तो सरल अनुपात था ही। अब इसमें आपको सरल अनुपात निकालने के लिए जो सबसे छोटा मोल अनुपात है, ये सब इनमें से सबसे छोटी जो संख्या आएगी उसका सबको भाग दे देंगे। इसका मतलब 0.36 का सबको भाग लगेगा। तो 2.52 अपॉन 0.36, 1.44 अपॉन 0.36 और 0.36 by 36 और 0.36 by 0.36।
अब ये सरल अनुपात आ गया 1, ये भी 1, 36 4, 5 से 5 हट जाएगा 4, और ये 36 7 से ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब उस यौगिक में Fe1, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा Fe, यहां लिख सकते हैं, कहीं भी सूत्र लिख सकते हैं, वही सूत्र बनेगा Fe1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, तो सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 FeSO4 और 7H2, ये आपका सूत्र बन जाता है। तो मैंने आपको ये सरल अनुपात निकालना, यहां से जब ये आंशिक अनुपात आता है तो हम सबसे छोटी संख्या का इसमें क्या भाग दे देते हैं। कई बार यदि ये इस प्रकार से आ जाए 1.5 और फिर यहां जाए 1 आ जाए, तो आप इसको 2 का गुणा कर देना, 2:3:2 हो जाएगा। ये आप कई बार यहां जैसे 1 आया है, 1.5 आ जाए तो फिर आप क्या करना, उसका दुगुना कर देंगे। दुगुना कर देने से आप क्या होगा, फिर वो सरल अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपको मैंने 2 सवाल बताए। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, और यदि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता दी हुई है तो आप कैल्शियम का, इसी प्रकार से इसका फेरस सल्फेट हर एक आशीष के प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। प्रतिशत संगठन ज्ञात कर दिया आपने, और इस प्रतिशत संगठन से आपने वापस सूत्र कैसे बनाया, ये आपने आणविक सूत्र ज्ञात कर दिया। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ये मूलानुपाती सूत्र कहां इसकी आवश्यकता होती है, ये चीज मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि मूलानुपाती सूत्र कहां आपको जरूरत पड़ती है, ये आप देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण और ले लेता हूं, दूसरा उदाहरण लेता हूं, और उस उदाहरण को लेने के पश्चात फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मूलानुपाती सूत्र आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण लिया मैंने SCHO लिया, SCHO, ये इसका नाम होता है मेथेनल, मेथेनल बोलते हैं इसको। कई बार इसको अंग्रेजी में एल की आवाज की 2 मात्रा लगा देते हैं, या सामान्य भाषा में पुराना नाम फॉर्मल्डिहाइड इसको कह दिया जाता है। तो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ये CH2, ये संरचना सूत्र है, ये इसका आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र। तो इसमें मैं आपको कहूंगा कि आणविक सूत्र में इसका प्रतिशत संगठन ज्ञात। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको मूलानुपाती सूत्र की बात बताने जा रहा हूं, और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, इसको समझाने के लिए। तो CH2O का आणविक सूत्र के क्या है, CH2O, तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितनी है 16, ये बराबर 30 हो जाता है। तो कार्बन की प्रतिशतता बराबर 12/30 गुणा 100, ये आ गई। और फिर आपको हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी आ जाएगी, बोलो। यहां हाइड्रोजन कितना है 2/30 गुणा 100। इसी तरह से ये दूसरा ऑक्सीजन की प्रतिशतता आ जाएगी 2 कितना है 16/30 × 100। इसको जब आप भाग देंगे, बिंदी से बिंदी काट देना, 30 चौके 40, यानी ये तो 40% आ गए कार्बन की प्रतिशत। इसको जब काटेंगे आप तो ये 2/3 आ जाएगा, यानी 20/3 आ गया। तो इसको आप 6.67% आप कह सकते हैं। ये जब लिखेंगे 0 3 तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160 को 3 का भाग देंगे तो 5 दिए 15 और फिर 1 बच गया 10 बच गया तो ये 5 53.33
और फिर आपको 3 ही कर देना। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये 53, 6, 59 और 1, 60, 40, 100 सबका ये जो टोटल है वो 100 बैठ जाता है। 100 इन प्रतिशत संगठन का आपको जांच करने के लिए इनका टोटल हमेशा कितना बैठेगा, 100 बैठेगा। यह ऐसा हो सकता है कि 99.99 बैठ जाए, 98 बैठ जाए, सब ठीक होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि इसका 100, तो इसका मतलब प्रतिशत संगठन आपने ज्ञात कर लिया। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण और लेता हूं, उसका वो है C16H12O6। ये मैंने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज में आप इसका फिर प्रतिशत संगठन निकालो, इसका C6H12 ये जब जोड़ोगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान 180 हो जाएगा। ये कार्बन 12 छिका 72, ये 72 हो जाएगी और प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 16 छिका 96 हो जाएगा। तो ये जब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कार्बन की प्रतिशतता। कार्बन की प्रतिशतता बराबर कितना होगा, कार्बन कितनी है इसमें, 72, तो 72/180 गुना 100। हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालेंगे, हाइड्रोजन कितनी है, 12/180 गुना 100, और फिर आपको ऑक्सीजन निकालेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालेंगे। ऑक्सीजन कितनी है, 96, 6 थी, तो 96/180 गुना 100, ये सब आप प्रतिशतता निकालेंगे। तो फिर यहां पर मैं आपको बताऊं, इनका गुणा भाग कर लेना, ये आपको कितनी आएगी, 40% आएगी। यहां से बिंदी से बिंदी कट गई, 18 चौका 72, 4 और 10 40% आ जाएगा। यहां ये बिंदी से बिंदी काट देना, 3 छिके 2 छिका 12, 3 छिका 18, 2 यानी 20/3, तो ये फिर 6.67 आ गया। और ये भी आप जब गुणा भाग करेंगे तो बिंदी से बिंदी 18 पंजे 90, ये भी आपका 53.333% आ जाएगा। यानी ये और ये दो यौगिक लिए मैंने, एक तो फॉर्मल्डिहाइड लिया, एक मैंने ग्लूकोज लिया, दोनों की प्रतिशत संगठन एक जैसे हैं। ये 40%, ये भी 40%, 6.67%। अब मैं इनका ये प्रतिशत संगठन तो समान हो गया, अब मैं इनका अणुसूत्र वापस निकालना चाहता हूं। तो अणुसूत्र जब हम निकलेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, 16 पता है आपको। अब ये प्रतिशतता लिख दो, कार्बन की प्रतिशतता 40%, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 6.67%, और उसके बाद में ऑक्सीजन की प्रतिशतता 53.33% है। ये प्रतिशतता है। अब आप क्या करेंगे कि यहां से दूसरी तीसरी संख्या में प्रतिशतता को आप परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देंगे। तो यहां ये 40/12, 6.67/1 और 53.33/16, ये प्रतिशतता को इसके परमाणु द्रव्यमानों का भाग दे दिया। उसके बाद में यहां निकाला आपने 12 तिया 36 और 4 बच जाएंगे, 12 तिया 36, 3.33 आ गया, 33 आ जाएगा, और ये 6.67 आ जाएगा, और ये आपका 16 है, तो जितना भी आएगा 16, 3, 16 तिया 48, तो ये भी 3.33 के करीबन आ जाएगा। ये भी आ गया।
अब आपको क्या निकालना है, इनका सरल अनुपात निकालना है। सरल अनुपात निकालने के लिए मैंने कहा था पिछले एग्जाम्पल में कि जो छोटी संख्या है उसका भाग दे देना। तो 3.33 को 3.33 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.67 को 3.33 का भाग दे देंगे, 3.33 को 3.33 से भाग दे देंगे तो ये कितना है, 1, ये कितना आया 2 और ये कितना आया 1। चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो ये सूत्र जो आता है वो CS2O आता है। मान लो तो फिर हम ये कैसे कहो कि ये ग्लूकोज का है। अणुसूत्र मैंने मान लो ये प्रतिशतता ली, ये ली, कोई लो, यदि ये लूंगा तो CS2, ये तो ठीक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो ये प्रतिशतता लेता हूं तो ये प्रतिशतता तो मैंने ग्लूकोज की ली, अब मैं इसका ग्लूकोज कैसे बनाऊं। ग्लूकोज का सूत्र तो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12। लेकिन इसकी प्रतिशतता जब मैंने निकाला तो उसका जो सूत्र बैठता है ये आता है। तो यहां पर आपको ये आपका ये जो अनुपात आया है, मोल संख्या का जो अनुपात आया है, सरल अनुपात आया है, ये मूल अनुपात आता है। ये अनुपात कैसा है, मूल अनुपात है। अर्थात ये जो है वो मूल अनुपात है। और मूल अनुपात से जो आप सूत्र बनाएंगे वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है, मूल अनुपात से जो सूत्र बनाएंगे वो मूलानुपाती सूत्र बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये मूलानुपाती सूत्र तो आपका आ गया और मूलानुपाती सूत्र से आपको अणुसूत्र में बताना है। तो यहां मैं लिखता हूं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र है CH2O। अब आपको मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र में प्रकट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए यहां लिखेंगे आणविक सूत्र। आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, ये मूलानुपाती सूत्र ब्रैकेट में बंद करेंगे और एक कांस्टेंट का n का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे, n का गुणा करेंगे। तो यहां ये n का मान कितना होता है, तो n का मान निकालने के लिए आप आणविक सूत्र जो ये लिखा है मूलानुपाती सूत्र इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं आणविक सूत्र का द्रव्यमान, आणविक सूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। और जब अब आप ये लिख देंगे तो अब इसके अंदर देखेंगे कि हम दोनों में परसेंटेज CS2O जो थी हमारा, पहले मैंने जो मेथेनल लिया था, मेथेनल जो लिया था उसमें SCHO था, उसका सूत्र तो SCHO था। तो इसका जो भार है SCHO का भार कितना होगा, यहां CH2 का भार, कार्बन कितनी है 12, हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 16 बराबर 30। तो इसमें मूलानुपाती सूत्र का भार और आणविक सूत्र का भार दोनों बराबर हैं, 30/30 है। तो n=1 आ गया। तो पहले केस में हम ये कहेंगे, पहले वाले केस में, कि उसका अणुसूत्र CS2O है। उसका अणुसूत्र कितना है, CS2O है। लेकिन सेकंड केस में n का मान जो है, n बराबर उसका आणविक सूत्र क्या है, उस समय उसका क्या था, ग्लूकोज लिया था मैंने, ग्लूकोज C6H12
O6 लिया था। तो इसका भार कितना है? वो भार मैंने बताया था आपको 180 ग्राम। तो 180 बटे मूलानुपाती सूत्र का भार 30 है। 30 बराबर कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। इसलिए यहां तो n का जब आप गुणा करेंगे तो वही CS2 आ गया, लेकिन यहां n का गुणा, मूलानुपाती सूत्र को n का गुणा करना है। मूलानुपाती सूत्र क्या निकला हमारा? CS2O। इसको कितने का गुणा करेंगे? 6 का। 6 का गुणा करने से C6H12O6 सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस कांस्टेंट n कांस्टेंट का गुणा करके मूलानुपाती सूत्र को क्या किस में परिवर्तित करते हैं? अणु सूत्र में परिवर्तित करते हैं। इसलिए आपको जो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आणविक द्रव्यमान का ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको अणुभार का नहीं पता है, आणविक द्रव्यमान का पता नहीं है, तो आप मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आणविक सूत्र का द्रव्यमान यानी उसका आणविक सूत्र का द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आणविक द्रव्यमान लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बताता हूं, जो कि मैंने लिखा है। मैंने आज आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, अणु सूत्र क्या होते हैं, इनको आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक सवाल है, और सवाल तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पुस्तक में से मैंने एक सवाल लिया है। उसमें से लिखा है कि एक वेल्डिंग में क्या चीज है कि एक ऐसा यौगिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, हाइड्रोकार्बन। उसको हमने ऑक्सीजन में जलाया, तो ऑक्सीजन में जलाने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। हाइड्रोकार्बन वेल्डिंग मशीन में हम एक हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, जलाने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन बनती है, पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भार है 3.38 ग्राम, ये भार है, और पानी का जो भार है 0.690 ग्राम, ये पानी का भार है। और फिर उसके एक चीज और दी गई है कि 10 लीटर का एसटीपी का 10 लीटर एसटीपी पर द्रव्यमान कितना है? 11.69 ग्राम है। ये चीजें दी गई। तो मैं अब आपको ये पूरा सवाल बताता हूं कि हमने जब उसको जलाया, गैस को, किसको? कार्बन हाइड्रोजन को जलाया, तो फिर हमारे पास CO2 का भार, CO2 का द्रव्यमान, कितनी CO2 प्राप्त हुई? द्रव्यमान कितनी प्राप्त हुई है? 3.38 ग्राम। और H2O कितना प्राप्त हुआ है? H2O का द्रव्यमान बराबर 0.690। ये दोनों चीजें हमें प्राप्त हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कार्बन है, अब आपको बताना क्या है कि इस हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र बताना है। अणु सूत्र क्या है? इसका अणु सूत्र क्या है? इस हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र बताना है। तो अणु सूत्र बताने के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है उसमें, ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें इस द्रव्यमान से आप ये निकालेंगे
C की प्रतिशतता, इस कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन का भार यहां कितना है, ये CO2 है, CO2 में कितना भार होता है, तो आप कैसे निकालेंगे CO2 की प्रतिशतता, आप CO2 के आधार पर निकालेंगे कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन है बराबर 12। हमारी कार्बन कितनी मिली है, 1, तो 12/44 गुना 3.38। तो यहां मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं 12/44 गुना 3.38। समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार हमारा कितना मिला है, कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होती है, तो 3.38 में कितनी होगी, इतनी होगी। इसी प्रकार से इसमें हम हाइड्रोजन की मात्रा प्रतिशतता निकाल, ये की प्रतिशतता नहीं है, की मात्रा, C का कुल द्रव्यमान, और यहां हाइड्रोजन H का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन यहां इसमें है, तो हाइड्रोजन पानी में है 18 ग्राम, पानी में 2 हाइड्रोजन होती है, तो इतने ग्राम में कितनी आएगी, गुना 0.690। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आगे होगी। फिर समझो कि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक, उसको हमने जलाया, इतनी ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिली, इतनी ऑक्सीजन मिली, तो इन दोनों में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन में, कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा निकाल ली, हाइड्रोजन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा इतनी है और हाइड्रोजन की मात्रा इतनी है, तो ये आप इसको गुणा भाग करके आप इसको निकालेंगे। तो गुणा भाग मैं करूंगा नहीं, आप लोग करेंगे, और मेरे पास इसका गुणा भाग मान है, ये शायद मान आ जाएगा कार्बन का 9 कितना आता है, मैं देख लेता हूं, बता देता हूं आपको कि ये कार्बन का 923 और 0.007, इसका मान आ जाएगा 923 और ये मान आ जाएगा 0.077। तो यहां अपने इस सवाल से अभी तक C का द्रव्यमान बराबर कितना निकाला, 0.923 ग्राम, और H का भार कितना निकाला, 0.077 ग्राम। तो C और H का दोनों का निकाल लिया। अब हम इनकी प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, तो कुल भार हो गया C व H का कुल द्रव्यमान बराबर 0.923 प्लस 0.077, आप इसको गुणा करेंगे और तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब इसमें आप इसकी प्रतिशतता निकालेंगे, तो 1 ग्राम में आता है, फिर यहां लिख देंगे, जब 1 हो गया तो अब ये लिखेंगे C की प्रतिशतता, ये जो दोनों 1 के बराबर है, तो आप प्रतिशतता इसकी इतनी ही आ जाएगी, यहां लिखेंगे 92.3%, ये 92.3%, और हाइड्रोजन की प्रतिशतता हो जाएगी 7.7%, क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 होता है, तो आप कह देंगे तो इसको 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशतता आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है कि इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया श्रेणी में, 92.7, इसको किसका भाग दें, उसका मोल का अनुपात ज्ञात करने के लिए 12 का, ये 12 का भाग दो, इसको कितने का भाग देंगे हाइड्रोजन में,
7.7 को कितने का भाग देंगे? 1 का। तो ये जब गुणा करेंगे तो ये 7.7 ही आएगा, 12 7 84, 8 87 आ जाएगा, और ये भी 7.7 आ जाएगा। फिर इनका अनुपात कितना गया? कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का भी 1। तो मूलानुपाती सूत्र आ गया अपना C और H, क्योंकि एक ही कार्बन मिली है और एक ही हाइड्रोजन मिली है, इसलिए मूलानुपाती सूत्र तो अपने पास में आ गया। मूलानुपाती सूत्र के लिए फिर मैं बता देता हूं कि पहले आपको इसमें कि 3.38 ग्राम जो तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का भार है, इसमें कार्बन का भार कितना होगा? 12/44, तो ये भार आ गया, और ये भार लेने से आपने इसकी प्रतिशतता निकालेंगे तो यही प्रतिशतता बैठ जाएगी। प्रतिशतता बैठ गई तो उसके बाद में मूलानुपाती सूत्र आपका आ गया CH। अब आपको इसका अणुभार ज्ञात करना, इसका क्या है? आणविक सूत्र ज्ञात करना है। आणविक सूत्र क्या होगा? तो मैं इसको मिटा देता हूं या ऊपर से मिटा देता हूं। आणविक सूत्र के लिए हमें जो ये क्या चाहिए? N का मान चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं आणविक सूत्र बराबर CH को हम मूलानुपाती सूत्र को हम N का गुणा करेंगे, तो N बराबर होता है आणविक भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। यानी अब अपने को अणुभार चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए? अणुभार चाहिए। अणुभार के लिए कोई चीज दी गई है क्या? उसमें दिया गया है कि एसटीपी पर 10 लीटर 10.0 लीटर गैस का भार 11.6 ग्राम है। 11.6 ग्राम है। ये अपने को उसमें दिया हुआ है, आपकी पुस्तक का न्यूमेरिकल है, ये 11.6 ग्राम है। तो फिर आप क्या निकालेंगे? 1 का भार निकाल लेंगे और 11.6 बटे 10, 11.6 बटे 10। यदि आप 22.7 लीटर एसटीपी पर 22.7 लीटर का भार ज्ञात कर दें, तो वो भार उस गैस के आणविक द्रव्यमान का भार हो जाता है, 1 मोल का भार हो जाता है। ये चीज हम जानते हैं। इस चीज को आप देखें, 22.7 लीटर का भार आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये 11.6 बटे 10 गुणा 22 कितना आ गया? ये 22.7 करेंगे। कितना कर देंगे? ये 22.7 कर देंगे। तो ये लगभग आपका 26.3 या 2 के करीबन आएगा। ये आपका ग्राम आ जाएगा। तो आणविक इस बात से जो एसटीपी पर गैस का आयतन कितना है? 10 लीटर का आयतन का भार जो है वो 11.6 है। तो 22 का भार कितना हो गया? ये आणविक द्रव्यमान हो गया। तो अब यहां लिखेंगे 26.2 बटे मूलानुपाती सूत्र का भार कितना है? 12 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो यहां 13 लिखेंगे। 13 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब आपकी क्या होगा कि इसका अणु सूत्र जो है, अणु सूत्र बराबर CH को 2 का गुणा करेंगे। CH को कितने का गुणा करेंगे? ये N का मान आया तो 2, अतः अणु सूत्र हो जाएगा C2H2। ये आपका सवाल होता है। आशा करता हूं ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बस।
अब आपको एक ही बात बतानी है, वीडियो को पॉज करके आराम से समझना इसको। मैंने सभी तरह के न्यूमेरिकल्स में दिए हैं, समझाने की कोशिश की है। ये न्यूमेरिकल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसको मैंने आपको हल करके बता दिया कि आणविक सूत्र क्या आएगा, C2H2 आएगा, आपकी पुस्तक का न्यूमेरिकल है। और अब आपको केवल इतना है, इस मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उसके बाद में सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का लाभ आपको ये होगा कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो स्वतः आपके पास पहुंच जाएंगे। और अपने साथियों को भी बताओ कि ये इतना इस प्रकार का आपके वीडियो बन रहे हैं, इससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।